राजनीति में आई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की राजनीति और भारत की राजनीति में अंतर है। तो गांधी जी पहले भारत भ्रमण किए उनके अनुसार, और भ्रमण करने के बाद फिर जब पूरा समझ गए कि देश की आज़ादी अगर मिल भी जाएगी तो आज़ादी का जो रोशनी है कुछ चंद लोगों के मुट्ठी में सिमट कर रह जाएगा। हमको देश की आज़ादी से पहले लोगों को जगाना चाहिए। यहाँ के लोगों में गरीबी, अशिक्षा, बीमारियाँ, कुरीतियाँ भरी पड़ी हुई हैं और ये लोग आज़ादी का मतलब नहीं समझ पाएंगे। लेकिन सवाल ये था गांधी जी के सामने कि शुरुआत कहाँ से किया जाए, कैसे शुरू किया जाए। जैसे कि आप लोग रामायण देखे होंगे बच्चों, तो रामायण में देखिएगा कि जब राम जी जब जंगल में भटक रहे होते हैं तो पाते हैं कि राक्षस लोग साधुओं का मांस खा करके हड्डी जमा कर दिया है। तो राम जी कसम लेते हैं कि मैं भारत को जो है कि भारत भूमि को, अयोध्या की भूमि को जो है हम अंग्रेज आपका राक्षसों से मुक्त करेंगे। लेकिन सवाल था कि पंगा कहाँ से लिया जाए, शुरुआत कैसे किया जाए। तो कुछ ऋषि मुनि जो वहाँ के जंगल में, उन्होंने बताया कि आप पर्णकुटी में जाके बसिए, वहाँ से इलाका जो है राक्षसों का शुरू होता है। तो राम जी जाके पर्णकुटी में बसे और वहाँ पर आपका शूर्पणखा आई, उसका नाक कान काटा गया। तो राम रावण की जो है दुश्मनी शुरू हुई। तो उसी प्रकार से गांधी जी भारत को भ्रमण कर चुके थे, पार्टी भी ज्वाइन कर चुके थे। लेकिन अब सवाल था कि आज़ादी की लड़ाई को कैसे और कहाँ से शुरू करें, ये उनके अंदर में चल रहा था। तभी उसी समय 1916 की बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसको ज्वाइन किए थे उसका एक एनुअल मीटिंग यानी कि वार्षिक अधिवेशन होनी थी लखनऊ में। लखनऊ अधिवेशन के नाम से इतिहास में ये दर्ज है। इस पार्टी का मीटिंग जो है वो प्रत्येक वर्ष अलग अलग शहरों में हुआ करता था, जिसमें तय होता था कि हम लोग आगे की आज़ादी की लड़ाई जो है कैसे लड़ें। तो उसी मीटिंग मैंने इसी पार्टी की मीटिंग जो है लखनऊ में हो रही थी 1916 में। तो सारे कांग्रेसी लोग, जिसमें जो इसके सदस्य लोग थे इस पार्टी के, सभी लोग लखनऊ पहुंच रहे थे इस पार्टी में इस मीटिंग में भाग लेने के लिए। गांधी भी पहुंचे हुए थे। तो ये कहानी का एक सिरा हुआ। आप सही बच्चे, ये कहानी का एक सिरा को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। दूसरे सिरे पर आइए। दूसरी ओर बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चंपारण। चौपारण नहीं, चंपारण। तो ये बच्चे गौर कीजिएगा, चंपारण, CHAMPARAN, चंपारण। चंपारण जो इलाका था वो अंग्रेजों के अंडर में तो था ही, लेकिन वहां की खेती भी अंग्रेज लोग हथिया लिए थे। और पूरा चंपारण जो था, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को बताए थे कि कहानी इस चैप्टर में कहाँ शुरू हो रहा है। तो यह बताना शायद भूल गए कि अभी जब 1916 में जब पार्टी की अधिवेशन हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, वार्षिक अधिवेशन, और गांधी जी उस पार्टी में मीटिंग में जो मिलने भाग लेने गए, वहाँ से इस चैप्टर शुरू होता है। तो कहानी का एक सिरा आपको बोले थे यहाँ छोड़ने के लिए। दूसरा सिरा में क्या है कि हम लोग चंपारण चलते हैं। चंपारण में जो बिहार में क्षेत्र है, चंपारण में पूरा अंग्रेज पुराना तो था ही, अंग्रेज का पूरा दबदबा तो था ही, साथ ही खेती वहाँ की भी जो थी वो अंग्रेज अपने कब्जे में ले लिए थे। और पूरा चंपारण बड़े बड़े रियासतों में विभाजित था। रियासत क्या है उसको समझ लीजिए बच्चों। जैसे कि 4-5 गांव मिलाकर के एक जो खेत हो, जिसमें कहीं कोई कटिंग, जिसे आप लोग गाँव में बोलते हैं एरिया, वो ना हो। पूरा 4-5 गांव मिलाकर के एक खेत को रियासत बोलते हैं। तो पूरा चंपारण इसी प्रकार से बड़े बड़े रियासतों में विभाजित था।
और उन रियासतों के मालिक थे अंग्रेज लोग। और इन रियासतों में जो खेती होती थी तो धान चावल की नहीं करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज लोग तो खेती को हथिया लिए थे और रियासतों में बांट करके और आपस में बांट लिए थे। और उसके बाद वहां पर जो खेती होता था वो धान चावल का नहीं करवाते थे, तो नील की खेती होती थी। नील जो आप लोग कपड़ा में डालते होंगे, नीला रंग, उजाला नहीं, उजाला एक कंपनी जो नील को तैयार करता है। नील जो नीला करता है वो है नील। तो नील की खेती होती है और नील की खेती करवा करके लोग उसको इंग्लैंड भेजते थे अंग्रेज लोग, उससे बारूद बनता था। तो ये खेती अब करते कौन थे? अंग्रेज तो करेंगे नहीं, तो मालिक हैं। तो करते थे भारतीय किसान, भारतीय मजदूर। तो इन रियासतों में भारतीय किसानों को काम करने के लिए शर्तें होती थी। जैसे कि कोई भी किसान गया कि साहब हमको काम करना है, खेती गृहस्थी करनी है, तो वो लोग क्या करते थे अंग्रेज लोग, उस रियासत का एक छोटा सा हिस्सा उसको दे देते थे। तुम इस हिस्से में तुम काम करो, तुम्हारा ये हिस्सा तुम्हारा है। और जितना हिस्सा वो दिए थे उसका 32वां भाग या 15% बोलते थे कि एडवांस तुमको इसका जमा करना पड़ेगा। एडवांस पैसा या एडवांस खेती का जो अनाज है उसको बेच करके जो हो रहा है वो पैसा जमा करना पड़ेगा एडवांस के रूप में। जब ये तुम काम छोड़ोगे तुमको दे दिया जाएगा। प्लस प्रत्येक कटाई पर, प्रत्येक मील के कटाई पर रेंट भी तुमको देना पड़ेगा। तो किसानों के पास और कोई चारा तो था नहीं, तो सदैवी थे, को ज्यादा थे काम करने के लिए। अब किसानों के पास अलग से संपत्ति तो है नहीं कि घर से लाके एडवांस जमा कर दिए। अब वो लोग खेती करते थे, उसी खेती से जो वो लोग कमाते थे उसे एडवांस भी कटवाते थे और किराया भी कटवाते थे। इस प्रकार से वो लोगों को कुछ बचता खुचता नहीं था, लेकिन किसी तरह से हल्का फुल्का जीवन कट रहा था, चल रहा था। इधर दूसरी ओर क्या हुआ कि जर्मनी जो है वह नील बनाने लगा फैक्ट्री में, कृत्रिम विधि से, केमिकल तरीके से नील को तैयार करने लगा। खेती में नहीं उगाने के बजाय वो फैक्ट्री से तैयार करता था। यह समाचार चंपारण के जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज जमींदार लोग, उन लोगों के कानों तक पहले पहुंचा, क्योंकि पहले रेडियो समाचार उन लोग के हैंड में होता था। यह समाचार जब पहुंचा अंग्रेजों के कानों तक, तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम लोग यह समाचार कहीं किसानों तक पहुंच गया, हम लोग का ये जो जर्मनी वाला कहानी, तो किसान लोग अगर कहीं यह मीटिंग कर लिए कि यार हम लोग यहाँ खेती नहीं करेंगे, हम लोग जर्मनी चलो, जर्मनी में जो है हम लोग फैक्ट्री में काम करेंगे। उन दिनों में अंग्रेजों के द्वारा किसानों के प्रति ऐसा सोचा जाना लाजमी था। क्यों लाजमी था? क्योंकि उन दिनों में किसी दूसरे देश जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीजा नहीं लगता था, क्योंकि बच्चों आपको पता होगा कि पूरा विश्व एक ही देश के कब्जे में था और वो देश था इंग्लैंड। इसलिए एक देश से दूसरे देश जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीजा की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। जैसे मान के चलिए कि आप भारत में रहते हैं, भारत में अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जाना हो तो कोई पासपोर्ट वीजा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही आपको पाकिस्तान जाना हो, चाइना जाना हो, तो पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता होगी। तो चूंकि पूरा विश्व एक कब्जे में था, जर्मनी भी ब्रिटेन के कब्जे में था, तो इसलिए पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं होती थी। उन दिनों के गरीब गुरबा जिसको दूसरे देश में काम करना होता था, तो सीधे यहाँ से कोलकाता जाते थे। कोलकाता
मैं पानी जहाज का टिकट करवा देते क्योंकि हवाई जहाज का टिकट थोड़ा महंगा होता था, और फिर चला गया दूसरे देश जहाँ उसको काम करना होता। तो इसीलिए अंग्रेज लोग सोच लिए कि यह जो कृत्रिम विधि से नील उगाने की जो कहानी है, अगर ये किसानों तक पहुंच गया, तो अगर किसान लोग छोड़ के जाने लगे तो फिर यहाँ खेती कौन करेगा। तो यह समाचार किसानों तक पहुंचे इसके पहले लोगों ने क्या किया, अंग्रेज जमींदारों ने, कि एक एग्रीमेंट पेपर यानी कि बॉन्ड पेपर तैयार करवाया। उसमें उन लोगों ने लिखा, अंग्रेजों ने, कि आप लोगों का जो एडवांस पैसा जमा है वह लंबे समय तक वापसी नहीं होगी। उसमें यह नहीं लिखा कि 30 साल या 40 साल या 50 साल, कुछ नहीं, लंबे समय तक वापस नहीं होगी, ऐसा उन लोगों ने अंग्रेजी में लिखवाया। अब उस कागज पर सभी किसानों से साइन लेने लगे अंग्रेज लोग। सभी किसान लोग जितना भी वहाँ पर उन के रियासतों में काम करते थे, सभी किसानों से साइन लेने लगे। तो किसान लोग अनपढ़ लोग साइन क्या करेगा, अंगूठा देता था लोग, तो बहुत लोग दे दिया अंगूठा अपना। लेकिन बहुत किसान ऐसे भी थे जो अनपढ़ तो थे लेकिन थोड़ा दिमाग रखते थे, वो लोग साइन करने से इनकार कर दिए, अंगूठा देने से इनकार कर दिए। कहने लगे कि पहले पढ़ के सुनाइए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके बाद हम लोग करेंगे। तो और उन लोग का यह भी शर्त था कि आप नहीं पढ़ के सुनाइए, बल्कि हम लोग अपना आदमी लाएंगे जो अंग्रेजी पढ़ना जानता हो, वो पढ़ के सुनाएगा, उसके बाद हम लोग साइन करेंगे। तो अंग्रेजों को लगा कि ये लोग अपना आदमी लाएगा तो कहाँ से लाएगा भाई। तो उस क्षेत्र में भारतीय वकीलों का तादाद था, उन्हें भारतीय वकील बहुत ज्यादा रहते थे। अंग्रेज लोग सोचे कि वही वकीलों को पकड़ के लाएगा ये लोग। आप सभी बच्चों को पता होगा कि देश की आजादी में वकीलों का ज्यादा रोल था। गांधी जी वकील थे, नेहरू जी वकील थे, जिन्ना वकील थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील थे, सभी वकील थे लगभग। सिर्फ सुभाष चंद्र बोस वकील नहीं थे, वो उस समय के आईएएस थे। तो इन लोगों ने क्या चाल चला, अंग्रेज जमींदारों ने, कि भारतीय वकीलों को गुप्त रूप से बुला लिया और बुला करके इन लोग जो है पैसा भारतीय वकीलों को खिला दिया अंग्रेज लोग, और कागज थमा दिया वो एग्रीमेंट पेपर, और बोला कि आप लोग घर घर जाकर के, किसानों के घर घर जाकर के साइन ले लीजिए। ये लोग पैसा खा लिए थे भारतीय वकील, सब किसानों के हाथ घर घर जाकर के ये समझाने लगे कि अरे तुम अंग्रेज को नहीं जानता, हमको जानता है ना, हम तुम्हारे बीच के हैं ना, साइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करके साइन ले लीजिए। बहुत लोग सब साइन कर दिया। अब दो चार और कुछ बचा, वो लोग भी साइन नहीं कर रहे थे। दो चार जो किसान लोग बचे थे कि नहीं पढ़ के सुनाइए। तो अंग्रेज लोग देखा कि तो सब तो साइन कर चुका, दो चार बचे हुए हैं। अंग्रेज लोग जो है कि मार पिटाई करके, जबरदस्ती करके सबसे साइन ले दिया। साइन लेने के बाद अंग्रेज लोग निश्चित हो गए कि अब अगर ये लोग छोड़ के जाते भी हैं तो हम लोग को पैसा लौटाने की नौबत नहीं आएगा। अब साइन करने के बाद ये किसान मजदूर जो थे क्या बन गए थे, बंधुआ मजदूर, शेयर प्रॉपर इसको इंग्लिश में कहा जाता है, SHARECROPPER। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है यह समाचार किसानों तक पहुंचा कि जर्मनी में आपका नील जो है फैक्ट्री में उगाया जा रहा है। तो सारे किसान लोग, कुछ किसान लोग मीटिंग किए कि हम लोग जो है जर्मनी चल के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ना तो हम लोग को कोई एडवांस मनी जमा करना है, ना किराया भरना है, 8 घंटा फैक्ट्री में काम करना, अपना घर में रहना है, रूम में रहना है। यही सोच करके वो लोग प्लानिंग किए कि जर्मनी चले गए। लेकिन सवाल यह था कि जो पैसा जमा किया गया था एडवांस के रूप में, जो बोला गया था कि जब आप छोड़िएगा काम
तो दे दिया जाएगा, वो पैसा लेना था। तो सारे भारतीय किसान लोग जो थे वह अंग्रेजों के पास गए कि हम लोग का पैसा वापस कर दीजिए एडवांस, क्योंकि हम लोग यहाँ काम करना नहीं चाहते हैं। ये लोग कहाँ गए? उस समय अंग्रेजों का एक ग्रुप था, मतलब भारतीय जो अंग्रेज लोग थे जिन्होंने चंपारण पर कब्जा कर लिया था, तो उन सारे अंग्रेजों का एक ग्रुप था और उस ग्रुप का एक सेक्रेटरी था। तो सेक्रेटरी के पास ये लोग गए कि हम लोग को कागज, हम लोग को जो है कि पैसा वापस कर दीजिए, हम लोग काम नहीं करेंगे। तो सेक्रेटरी जो था वो अलमारी से वो कागज निकाला जिस कागज पर लोग साइन किए हुए थे, अंगूठा दिए हुए थे सारे भारतीय किसान लोग, और सबको भारतीयों को, किसानों को दिखा दिए कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पैसा जो है लंबे समय तक वापस नहीं होगा और आप लोगों का सबका साइन है, इसलिए पैसा तो वापस नहीं होगा, बाकी काम करना ना करना आपके ऊपर है। अब भारतीय किसानों को पता चला कि इसलिए लोग साइन करवा रहा था। आज पता चला साइन करते वक्त किसी को कुछ नहीं बोला गया। अब पैसा तो वापस नहीं होना था। तब ये लोग क्या किए, गए भारतीय वकीलों के पास, जो लोग घरे घरे जाके साइन लिए थे। उन लोगों को पकड़े भारतीय किसान लोग कि हम लोग तो अनपढ़ थे, गंवार थे, आप लोग पढ़े लिखे थे, कम से कम पढ़ के सुनाना चाहिए था कि ऐसे देखिए ऐसे सब बात हो गया, पैसा वापस हम लोग का नहीं हो रहा। तो भारतीय वकील लोग क्या बोलेंगे, वो तो पैसा लिए थे। वो लोग भी बहाना मार दिए कि हाँ हम लोग भी नहीं समझ पाए, अंग्रेज लोग बहुत ही चालाक चीज होता है, हम लोग भी नहीं समझ पाए, तो क्या किया जाए। मैंने भारतीय किसान लोग पूछे तो वकील लोग दिलासा दिलवाए, भारतीय वकील लोग, कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोगों का पैसा दिलवाना हम लोग का काम है। और दिलासा दिला करके लोग क्या किए, भारतीय वकील लोग केस फाइल कर दिए, कोर्ट केस फाइल कर दिए अंग्रेजों के खिलाफ। जो लोग अंग्रेज जमींदार लोग थे उसके खिलाफ केस किए पैसा वापसी के लिए। अब केस जब हो गया कोर्ट में, तो उस दौर में कोर्ट का जो जज था वो भी अंग्रेज था, और किसानों के विपक्ष में जो वकील लोग थे तो अंग्रेज थे, और किसानों के पक्ष में जो वकील लोग थे तो भारतीय, लेकिन वो लोग भी अंग्रेज के ही है, क्योंकि तो अंग्रेजों से मिले हुए थे, पैसा लिए हुए थे। तो इसीलिए भारतीय वकील लोग केस फाइल करके सो गए, एक टेंशन में मुक्त हो गए कि चलो भाई केस फाइल कर दिया, वो लोग हम लोग को परेशान करने नहीं आएगा। और साथ ही साथ ये लोग क्या करते थे कि कोर्ट में जाकर के अपना कुछ ताकत या कुछ बल या कुछ अपना योगदान नहीं कर देते थे। क्यों नहीं करते थे? इसके पीछे दो रीजन था। पहला रीजन ये था कि एक तो लोग अंग्रेज से पैसा लिए थे, और दूसरा कि कोर्ट की जब तारीख पड़ती थी, डेट जब पड़ता था, तो भारतीय वकीलों सारे किसानों को इकट्ठा करते थे। ये आज पता है ना, जो कोर्ट है, कोर्ट में तारीख है, सब किसान लोग बोलते हैं हाँ तारीख है, चलना तो है, वो चलिए। तो बोले ऐसे वहाँ ऐसे कैसे जाइएगा? अरे वहाँ कुछ कागज पत्र में खर्चा लगता है, कुछ वकीलों को देना पड़ता है, और भी सब लोग खर्चा वर्चा है, तो ऐसे कैसे होगा? तो सारे वकील लोग क्या करते थे, किसानों से, करीब 10,000 की संख्या में किसान लोग थे, 2 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, जिसका जो है सबसे इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करके पैसा जो होता था आपस में भारतीय वकील लोग बांट लेते थे। तो एक तो भारतीय वकील लोग उधर से भी पैसा लेते थे, अंग्रेज से भी, और किसानों से भी पैसा लेते थे। तो वो लोग सोचते थे कि अगर ये समस्या सुलझ जाएगा तो हम लोग को जो पर मंथ मिलता है किसानों से वो मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए ये लोग क्या करते थे, भारतीय वकील लोग, कि कोर्ट में हाजिर करने के बाद सारे किसानों को बाहर रखते थे, कोर्ट से बाहर, कि बैठिए हम लोग अंदर अपने बात विचार करते हैं।
अंदर ये लोग कुछ करते नहीं थे, जाकर के जेल से अगले महीने का तारीख ले लेते थे कि अगले महीने का हमको तारीख दे दी, अगले महीने का तारीख मिल जाता था। अब बाहर निकलते थे तो क्या हुआ, किसान लोग से क्या हुआ, तो क्या होगा, यहाँ सब अंग्रेजी लोग हैं, जज भी अंग्रेज है, वकील सब अंग्रेजी है, हम लोगों को सुनता है ये नहीं। तो क्या हुआ, तो अगले तारीख मिल गया, अगले महीने का तारीख मिल गया, तो लोग क्या करना, चलिए सब वकील लोग खा पी करके फिर आप घर वापस। फिर अगले महीना का तारीख में यही प्रक्रिया लागू होता था, फिर अगले महीने का तारीख में इसी प्रक्रिया लागू होता था। मतलब कि किसानों को कोर्ट से यानी कि न्यायालय से ना तो मिल रही थी न्याय और ना ही मिल रहा था पैसा वापसी का आश्वासन। मिल रही थी तो एक चीज, और वो क्या था बच्चों, तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। यही जो है उन लोगों को मिल रहा, क्योंकि अंग्रेज की तरफ से तो कुछ होना नहीं था। जो भी भारतीय वकील लोग थे वो लोग भी कुछ कर नहीं दे रहे थे, तो किसानों को कुछ नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ, मैंने दो चार महीना में साल भर इसी तरह से चला। उसके बाद क्या हुआ कि उसी भारतीय किसान में से, उसी बंधुआ मजदूरों में से एक किसान का नाम था राजकुमार शुक्ला। आप लोग फिल्म देखिएगा, गांधी नाम का एक फिल्म आया था बहुत पहले, तो सारा कुछ डिटेल सब समझाया गया है, बताया गया है। तो राजकुमार शुक्ला कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, कोई हट्टा कट्टा नहीं था, कोई बुरा नारा नहीं था, कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति नहीं था। वो भी आम किसान जैसा, सब जैसे था वैसे वो भी था, काला करोठा, नाटा कुटा, अनपढ़। लेकिन उसमें एक चीज था कि वो जिद्दी टाइप का व्यक्ति था। कोई अगर कुछ ठानता था तो उसको करके छोड़ता था। तो उसको एक दिमाग नहीं मतलब एक समाचार सुनने को मिला, कहीं कोई बताया उसको कि लखनऊ में कांग्रेस की वार्षिक मीटिंग हो रही है और वहां पर देश के कोने कोने से बड़े बड़े कांग्रेसी नेता लोग आ रहे हैं उस मीटिंग में भाग लेने के लिए। ऐसा उसको सुनने में आया। तो राजकुमार शुक्ला सोचे कि अगर हम उस मीटिंग में जाएं और वहां से कोई बड़ा नेता को, कोई अच्छा नेता को पकड़ के लाएं, तो हो सकता है कि उनके प्रयासों से हम लोग की पैसा की वापसी हो जाएगी। ऐसा उसको सोचा और उसके बाद वो ट्रेन बैठा, सीधे चला गया लखनऊ। अब लखनऊ में कहाँ मीटिंग हो रही है उसको पता नहीं है, लखनऊ बड़ा बहुत शहर है। ढूंढते ढूंढते पहुंचा मीटिंग स्थल पर जहाँ मीटिंग हो रही थी पार्टी की। अब वहां पर बहुत सारे नेता हैं, किसी नेता से जान पहचान था नहीं उनका, नेता बहुत सारे हैं। तो हर एक नेता को पकड़ करके राजकुमार जी बोलते थे कि हम लोग का ऐसा अंग्रेजों के द्वारा पैसा हड़प लिया गया है, सो आप चलते तो हम लोग का पैसा वापसी हो जाता है। तो सब नेता बोलता था कि ठीक है, तुम्हारी बात को हम समझ रहे हैं, तुम्हारी बात को पार्टी मीटिंग में रखेंगे, है ना, देखते हैं होगा, हम सुनेंगे। ऐसा सब लोग बोलते थे। तो एक नेता जो है देखा कि ये आदमी हर एक नेता को वैसा सा बोलता है और कोई इसकी बात को सुन नहीं रहा है। तो उस नेता ने कहा कि देखिए आपका नाम क्या है, वो राजकुमार शुक्ला। तो देखिए आप गांधी जी पकड़िए। तो शुक्ला जी जानते नहीं थे गांधी जी कौन है। तो पूछे कि कौन है गांधी जी, हमको पता नहीं है। तो नेता बता दिया कि देखिए वो जो भीड़ के बीच में दुबला पतला धोती कुर्ता पहना हुआ है वो है गांधी। क्योंकि गांधी जी उस समय में हाईलाइट हो चुके थे, तो भीड़ बहुत उनको जमा रखता था, चारों उनके भीड़ जमा रखता था। तो गए शुक्ला जी भीड़ के बीच में और भीड़ पर छटा
तो शुक्ला जी बोले गांधी जी को, गांधी जी आपका नाम हम बहुत सुने हैं, तो ऐसा है कि हम लोग का पैसा हड़प लिया गया है अंग्रेजों के द्वारा, तो आप चलते तो हम लोग का पैसा हो सकता है वापस हो जाता आपके मार्फत से। तो गांधी जी जाने से इनकार कर दिए। क्यों नहीं जाना चाहे भाई? क्योंकि इसके पीछे दो रीजन था। पहला रीजन ये कि गांधी जी जानते तक नहीं थे कि चंपारण है कहाँ। अगर वो जानते कि चंपारण कहाँ पर है तो हो सकता था कहते कि ठीक है शुक्ला जी आप आगे बढ़िए, हम पीछे से आ रहे हैं। बच्चों आपको बता देना चाहते हैं कि उस समय में उधर जो दिल्ली साइड में जो लोग रहते थे वो इधर का सिर्फ कलकत्ता को जानते थे और सिर्फ कलकत्ता ही था, बाकी बीच में कुछ नहीं था। ये जो आप देख रहे हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब सारा कलकत्ता माने पश्चिम बंगाल में शामिल था, तो पश्चिम बंगाल ही था वो। ये आप जो देख रहे हैं कोलंबस कॉलेज, वो कोलंबस कॉलेज की जब स्थापना हुई थी तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में था और बंगाली प्रोफेसर को ट्रांसफर किया जाता था, यहाँ पर पढ़ाने आते थे, यहाँ ट्रांसफर होकर के यहाँ उनको क्वार्टर दिया जाता था, तो यहाँ पर पढ़ाते थे। फिर बहुत दिन तक यह कटक यूनिवर्सिटी में भी रहा जब उड़ीसा अलग हो गया। उसके बाद बहुत दिन तक यह जो है पटना यूनिवर्सिटी में रहा जब बिहार अलग हुआ। फिर बहुत दिन तक ये रांची यूनिवर्सिटी में भी रहा, अभी ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि बीच में न रांची न पटना कुछ नहीं, सब जंगल था, सिर्फ पश्चिम बंगाल था, कोलकाता जो था। और आपको ये भी पता होगा कि भारत की राजधानी पहले कोलकाता था, दिल्ली नहीं। वो 1911 में अलग हुआ था, 1911 में दिल्ली गया वो। तो गांधी जी नहीं जानते थे कि चंपारण कहाँ पे है, पहली बात। और दूसरी बात है कि गांधी जी को बहुत जगह बुलाया भी गया था, क्योंकि गांधी जी हाईलाइटेड हो चुके थे, तो देश के कोने कोने से लोग बुला रहे थे कि तो आप यहाँ भी आइए, यहाँ भी आइए, तो उनको बहुत जगह जाना भी था। इस वजह से वो जाने से इनकार कर दिए। लेकिन जैसा कि अभी हम आपको बताए कि शुक्ला जी क्या थे, जिद्दी थे। उन्होंने क्या किया कि गांधी जी का पीछा छोड़ा ही नहीं। गांधी जहां जहां जाते पीछे पीछे हाजिर हो जाते। वहां से गांधी जी लखनऊ से गए, गांधी जी कानपुर चले गए, वो भी पीछे पीछे कानपुर। फिर वहां से गए वो इलाहाबाद, इलाहाबाद वो पीछे पीछे पहुंच गए इलाहाबाद। और एक ही रिक्वेस्ट करते थे कि एक तारीख फिक्स कीजिए और चंपारण चलिए। गांधी जी फिर वहां इलाहाबाद से चले गए पोरबंदर, अपना आश्रम मिला गुजरात। पीछे पीछे शुक्ला वहां भी फिर चले गए और एक ही रिक्वेस्ट करते थे कि तारीख फिक्स कीजिए और चलिए। गांधी जी देखे कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब इसका दुख बहुत गहरा है। तब गांधी जी बोले शुक्ला जी से, शुक्ला जी आप ऐसा कीजिए कि आप चल जाइए अपना घर जहां से आप आए हैं, और आज से 1 महीना बाद मेरा कोलकाता में मीटिंग है, इस जगह पर है, इस टाइम को है, इस डेट को है। आप वहां पहुंचिए और फिर वहां से हमको जहां पर ले जाना चाहते हैं जाने को तैयार है। शुक्ला जी मान गए, चले गए अपना घर चंपारण। 1 महीना के बाद गांधी जी जहां पर बोले थे कोलकाता में, जिस तारीख को बोले थे और जिस समय को बोले थे, उस समय से 1 घंटा पहले शुक्ला जी वहां हाजिर थे। गांधी जी पहुंचे कोलकाता, वहां मीटिंग हुई उनका। उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद शुक्ला जी मिले गांधी जी से। उसके बाद दोनों जो हैं एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ करके कलकत्ता से आ गए पटना, एक्सप्रेस ट्रेन पर। अब पटना उतर करके इन लोगों को जाना था लोकल ट्रेन पकड़ करके पटना से चंपारण। तो पटना तो आ गए। पटना जब आ गए तो राजेंद्र बाबू, जो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहलाए, जो बाद में
भारत के राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति बने। तो राजेंद्र बाबू का घर पटना में ही था। राजेंद्र बाबू वकील थे और एक ईमानदार वकील के रूप में प्रसिद्ध थे। तो शुक्ला जी राजेंद्र बाबू को जानते थे और उनका घर भी पटना में कहाँ पर है वो भी जानते थे। तो शुक्ला जी चाहते थे कि गांधी जी का भेंट जो है राजेंद्र बाबू से करवा दें। इससे क्या हो कि दोनों के प्रयास से कुछ हम लोग का जो पैसा वापसी का मामला है वो जल्दी हो जाएगा। यही सोच करके शुक्ला जी जो है ट्रेन नहीं बैठे और गांधी जी को ट्रेन बैठने नहीं दिए और पटना में जहाँ पर राजेंद्र बाबू का घर था वहां पर गांधी जी को ले गए। तो राजेंद्र बाबू घर पे नहीं थे, उनका नौकर था। तो नौकर लोग शुक्ला को जानता था और शुक्ला के बारे में नौकरों को यह जानकारी थी कि ये शुक्ला जो है वो छोटा जाति का आदमी है और ये क्या करता है कि किसानों को इकट्ठा करके अंग्रेजों को तंग करता है। ऐसी जानकारी थी नौकरों को शुक्ला के बारे में। तो जब शुक्ला जी गए तो लोग बोले कि राजेंद्र बाबू घर पे नहीं है, बाद में आइएगा, अगर इंतजार करना है तो उधर कोना बैठिए। कोई खटिया या कुर्सी नहीं दिए तो कोना बैठिए, उधर कोना बैठिए। तो छोटा जाति समझ रहा था वो। शुक्ला जी बैठ गए कोना में उधर। पीछे पीछे गांधी जी आ रहे थे। तो गांधी जी भी कोई पर्सनालिटी आदमी थे नहीं, वो भी काला कलठा और नाटा खाटा धोती पहने हुए। तो नौकर लोग सोचा कि ये भी शुक्ला का कोई होगा, रिश्तेदार होगा, उसको क्या पता गांधी जी ये लोग। तो वो लोग गांधी जी को भी बोलने लगे, आप लोग आप कहाँ पड़े जा रहे हैं, अरे उधर बैठिए, उधर कोना बैठिए, बैठिए। तो गांधी जी को लगा था प्यास। वहां कुआं, आंगन में कुआं भी था। गांधी जाने लगे कुआं की तरफ पानी खींचने के लिए। तो नौकर लोग देख लिए, बुलाए, रुके रुके, कहाँ जा रहे हैं, सब ब्रश कर दीजिएगा, रुकिए। नौकर जो है कि खुद पानी निकाला और छोटा जाति लोग के लिए अलग एक गिलास रखा था। उस गिलास को ऊपर से पानी डाल दिया और बोला कि उठाइए और पीजिए। गांधी जी को बड़ा खराब लगा, अपमान महसूस हुआ और शुक्ला जी को बोले कि शुक्ला जी, राजेंद्र बाबू से अभी बाद भेंट कर लेंगे, तो आप चलिए अभी यहाँ पानी नहीं पिए। उसके बाद दोनों जो है वहां से निकल गए। अब इन लोगों को ट्रेन पर बैठ करके जाना था चंपारण, पटना से चंपारण। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि चंपारण और पटना के बीच में एक जगह है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर थे जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी साहब से भेंट जो है गांधी जी की पहले भी हुई थी कोलकाता में। रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन स्कूल जो था, उस शांति निकेतन के स्कूल के उद्घाटन में गांधी जी भी आमंत्रित थे और जेबी कृपलानी साहब भी आमंत्रित थे। तो वहीं पर पूरी भेंट हुई थी दोनों की। तो गांधी जी जो थे वो चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर उतर करके और जेबी कृपलानी साहब से भेंट करना चाहते थे। उनका भेंट करने का मकसद क्या था कि राजकुमार शुक्ला जो थे वह चंपारण में क्या घटना हुई है वो क्लियर नहीं बता पा रहे थे। शुरू से क्या क्या हुआ है वो नहीं बता पा रहे थे। वो सिर्फ इतना बोलते थे कि आप चल के पैसा हम लोग का वापस करवा दें, लेकिन कहाँ से कैसे क्या हुआ ये क्लियर नहीं बता पा रहे थे। तो गांधी चाहते थे कि हम मुजफ्फरपुर में उतर करके और जेबी कृपलानी साहब से भेंट करके और उससे सारी जानकारी ले लेंगे कि मुजफ्फरपुर में, सॉरी चंपारण में हुआ क्या है, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान है और क्योंकि इस इलाके के हैं तो उनको सब पता होगा। तो इसीलिए गांधी जो है ट्रेन पर बैठने से पहले जेबी कृपलानी साहब के पास टेलीग्राम भेज दिए, तार जिसको बोलते हैं वो भेज दिए। और तार में लिखे कि आप, हम दो आदमी आ रहे हैं, मैं राजकुमार शुक्ला, आप घरे पर आइएगा। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि
तो देख चुके थे कि अगर नौकर चाकर से भेंट हो जाता है तो क्या हालत करता है। तो इसलिए वो ऐसा टेलीग्राम डाल करके तब ट्रेन पर बैठे दोनों। ट्रेन जो है 12 बजे रात मुजफ्फरपुर पहुंची। अब गांधी जी क्या देखते हैं कि पूरा मुजफ्फरपुर का जो स्टेशन था वहां पर सुनसान होना चाहिए था, क्योंकि 12 बजे रात बज रहा था। लेकिन वहां पर क्या था कि जेबी कृपलानी साहब जो है अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ फूल माला लिए हुए एकदम तैयार खड़े हैं उनका स्वागत। गांधी जी से उतरे, फूल माला से उनका स्वागत किया गया और सम्मान के साथ जेबी कृपलानी साहब अपने घर ले गए। तो देखिए, जेबी कृपलानी साहब पढ़े लिखे इंसान थे, वो जानते थे कि गांधी जी कैसा इंसान है, उनका सम्मान किए। यही वो गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में क्या क्या करके आए वो सब जानते थे। राजेंद्र बाबू घर पे होते तो वो भी जानते थे, वो भी पढ़े लिखे इंसान थे कि गांधी जी कौन इंसान है। ये नौकर चाकर क्या पता, अनपढ़ आदमी। इस पर एक छोटा सा जोक याद आ रहा है, आपसे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो आपको क्लियर हो जाए। एक देहाती आदमी गया था फिल्म देखने के लिए, लाइफ में पहली बार कि चलो भाई फिल्म देखते हैं कैसा फिल्म होता है। पगड़ी उड़ी बांधे था, धोती कुर्ता पहने था, डंडा हाथ में ले लिया था, गया फिल्म देखने। तो टिकट कटाया सबसे महंगा वाला, 80 रुपया वाला। और महंगा वाला टिकट कटा करके और नीचे से सबसे आगे पर्दा के सामने जो सीट रहता है, कुर्सी रहता है, वहां पर जाकर बैठा। जब टिकट चेकर आया टिकट चेक करने के लिए, तो बोला कि देखिए भाई साहब, आपका यहाँ का सीट नहीं है, यहाँ का टिकट नहीं है, आप जाइए पीछे से, ये जो है कि सीढ़ी से ऊपर चढ़िए और ऊपर देखिए वहाँ आपका वहाँ का जो है टिकट है। तो उसी से झगड़ गया, बोला हमको देहाती बुझ लिए, नहीं हमको पीछे भेज रहे हैं। अरे हम ज़्यादा का टिकट कटा है काहे लिए, आगे बैठ के देखने के लिए, आप पीछे भेज रहे हैं हमको, देहाती बुझ लिए हैं। तो वो आदमी सोचा क्या ऐसे हम मुँह लगावे, बोले कैसे बैठिए। तो वो बैठ गया आगे, बैठ गया तो पर्दा के ठीक सामने तो बैठा था। फिल्म शुरू हो गई। फिल्म का नाम था शोले। तो शोले में देखिए बहुत सा घोड़ा उड़ा आता है। तो जो घोड़ा उड़ा आने लगा तो उसको लगा सर घोड़वा जो है हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि पर्दा के सामने बैठा था। तो उठा, डंडा उठाया, बोला कि मारो मारो मारो, घोड़वा मारो जी, घोड़वा को मारो, घोड़वा को मारो, सब जो है कि मेरे पर चढ़ जाएगा, हम लोग चढ़ जाएगा, मारो। तो बगल में एक आदमी बैठा था, बोला कि भाई साहब ये फिल्म है, कुछ नहीं होगा, बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा, फिल्म है ये। तो बोला कि हाँ हमको पता है कि फिल्म है और आपको भी पता है कि फिल्म है, लेकिन घोड़वा को क्या पता कि फिल्म है, वो तो कूदिए जाएगा जी। तो उसी प्रकार से जेबी कृपलानी साहब को पता था कि गांधी जी हैं, राजेंद्र बाबू को पता था कि गांधी जी हैं, ये नौकर चाकर को क्या पता है गांधी जी। तो राजकुमार शुक्ला सहित गांधी जी को जो है जेबी कृपलानी साहब अपने घर ले गए सम्मान के साथ, और सारा बात बता दिए वहाँ चंपारण में क्या क्या हुआ है। गांधी चूंकि स्वयं वकील थे, सब समझ गए कि मामला क्या है। अब गांधी जी बोले शुक्ला जेबी कृपलानी साहब को कि उन वकीलों को बुलवाइए जो वकील लोग केस फाइल किए थे, भारतीय वकील लोग, उससे उनको बुलवाइए, थोड़ा भेंट करना। तो जेबी कृपलानी साहब सबके यहाँ मैसेज भिजवाए कि आप लोग मुजफ्फरपुर पहुंचिए, आप लोगों से बात करनी है। तो सब वकील लोग मुजफ्फरपुर जेबी कृपलानी साहब के घर पहुंच रहे थे। इधर दूसरी ओर क्या हो गया कि पूरे चंपारण और मुजफ्फरपुर के किसानों और मजदूरों में एक अफवाह फैला, रूमर। क्या अफवाह फैल गया कि हम लोग का दिन अब सुधरने वाला है। वो कैसे कि हमारे बीच एक संत आए हुए हैं, और वो संत जो हैं मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी साहब के यहाँ ठहरे हुए हैं।
और उनके प्रयासों से अब हम लोग का सारा दुख दर्द जो है दूर होने वाला है। यह जो अफवाह फैला किसानों और मजदूरों के बीच, तो क्या हुआ कि इससे पहले भारतीय वकील लोग पहुंचते मुजफ्फरपुर, उससे पहले ही सारे किसान मजदूर सब, जो कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई बैलगाड़ी से चल पड़ा अपना चैंपियन को देखने के लिए, अपने गांधी महात्मा को देखने के लिए, है ना, कोई छूने के लिए, कोई बात करने के लिए। अब पूरा भीड़ लग गया, JB टावर साहब के घर बाहर भीड़ लग गया गांधी जी को देखने के लिए, बात करने के लिए, छूने के लिए। अब संजोग देखिए कि वहीं भारतीय वकील लोग भी आ गया उसी भीड़ में, और गांधी जी भीड़ में पूछने लगे सबसे, वकीलों से, कि अच्छा ये बताइए, आप लोग जो केस फाइल किए हैं, तो अब आप लोग का क्या रवैया रहेगा? आगे आप लोग कुछ करेंगे कि इसी तरह से तारीख पर तारीख मिलता रहेगा और आप लोग चुपचाप रहेंगे? तो वकील लोग बोले कि देखिए गांधी जी, ऐसा है कि जो जज है वो भी अंग्रेज है, विपक्ष का जो वकील है सब अंग्रेज है, तो अंग्रेज क्या सुनता है? हम लोग का कोई वहाँ पर चलता नहीं चाह रहा, तारीख पर तारीख मिल रहा है, इसी थोड़ा कुछ तो हो नहीं पा रहा है। तो गांधी जी बोला कि आप लोग जो तारीख में किसानों को वहाँ मौजूद करते हैं कोर्ट में, उसके बदले में कुछ पैसा लेते हैं क्या? तो उतना भीड़ में वकील लोग झूठ कैसे बोल दे कि नहीं लेते हैं? तो लोग बोले कि हाँ लेते तो हैं। तब गांधी डांटे वकीलों को, पूरे चैप्टर में वकीलों को गांधी 3 बार डांटे, गौर कीजिएगा। तो पहली बार यही डांट रहे हैं। गांधी जी बोले कि सबसे पहली बात कि कोर्ट में तारीख पर जाना बंद कीजिए। ये मामला तारीख का नहीं, ये मामला कोर्ट का नहीं, ये मामला डर का है। कि किसानों और मजदूरों के हृदय में अंग्रेजों के प्रति डर है। जिस दिन ये डर निकल गया उस दिन वे लोग अपना पैसा खुद ले लेंगे, तो अपना पैसा लेने में दिक्कत क्या है? उसमें कोर्ट क्या करेगा? आप ही का कोई अपना घर हो और कोई जबरदस्ती घुस गया हो कि बोलता है कि मेरा घर है, तो क्या कोर्ट जाइएगा? कोर्ट में आपको निर्णय लेगा तब आप अपना घर घुसिएगा? नहीं, अभी 10 आदमी मंगाइए, इसको बाहर निकालिए, तो कोर्ट क्या करेगा बाद में देखें। इसलिए आज से कोर्ट के तारीख को जाना बंद कीजिए, और आप लोगों ने जो पैसा लिया है पर मंथ किसानों से, उसको वापस करने का व्यवस्था कीजिए। तो सारा वो भीड़ तो सुनिए रहा था, उसको लगा कि हाँ, हम लोग जो सोच के आए थे तो सही में यही महात्मा, और हम लोग का सारा दुर्द दूर हो जाएगा। इसके चलते क्या हो गया कि पूरा भीड़ जो है गांधी जी का अंधभक्त हो गया। गांधी जी कहते थे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। अब गांधी जी को सारा मामला क्लियर था, वो वहां से उठे, आगे चंपारण, मुजफ्फरपुर से चंपारण आ गए। मामला चंपारण में था, तो चंपारण में सारे जो प्रशासन था, शासन था, सब अंग्रेज लोग का था। तो यहाँ कुछ जो अंग्रेज ऑफिसर लोग जो थे वो गांधी जी को जानते थे कि ये वही गांधी जी है जो साउथ अफ्रीका में इतना हंगामा मचा के आया है, और कुछ अंग्रेज ऑफिसर लोग नहीं जानते थे कि यही वो गांधी जी है। तो गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो वह और भी जानकारी लेने के लिए कुछ अंग्रेज ऑफिसर लोगों से मिलने लगे। तो सबसे पहले मिले वो सेक्रेटरी से, जो सेक्रेटरी कागज अलमारी से निकाल करके उन लोग से साइन, मैंने उन लोग को बोला था कि आप लोग साइन किए हैं, पैसा नहीं मिलेगा। उसके पास जाने लगे गांधी जी। तो सेक्रेटरी जो था वो खिड़की से देख रहा था गांधी जी को आते हुए, और मने मने मुस्कुरा रहा था। उसको नहीं पता था कि यही वो गांधी जी है। मुस्कुरा इसलिए रहा था कि एक तो किसान लोग भी लिकिर पिकिर, नेता भी खो जाए इसी तरह से लिकिर पिकिर, ये तो फूक देने से उड़ जाएगा, इसको ऐसा अंग्रेजी बोलेंगे भाग जाएगा।
ये अंग्रेजी बोल हमारे साथ टिक पाएगा ये, और अंग्रेजी लोग होता है लंबा चौड़ा होता था, गांधी जी लिखे भी थे। तब क्या हुआ कि जब जैसे ही इसके कमरे में गांधी जी गए, वह एकदम अंग्रेजी बहाना शुरू कर दिया, अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। बोलने लगा कि आई डू नॉट वांट टू मीट एनी आउटसाइडर, मतलब मैं कोई बाहरी आदमी से मिलना नहीं चाहता। तो गांधी जी भी कम नहीं थे, वो कहाँ इंग्लैंड में पढ़े थे, साउथ अफ्रीका में रहे थे। बोलने लगे कि आई एम नॉट आउटसाइडर, आई बिलोंग टू हियर एंड इट इज माई राइट टू गेट एनी इंफॉर्मेशन। तो चौंक गया, क्या इंग्लिश बोल रहा, जैसे उसको आशा ही नहीं था कि इंग्लिश बोलेगा ये। उसके बाद इंग्लिश में उन दोनों के बीच में बहस हुई। गांधी देखे कि बहस करने से यहाँ फायदा नहीं है, बहस करने नहीं आया, तो वहां चले गए। उसके बाद गांधी जी को लोग एक घर दे दिए गांव के लोग, इतना पर ही खाने पीने के आपको टेंशन नहीं लेना है, हम लोग सब हैं। वैसे गांधी जी कम खाते थे, बहुत कम आवश्यकता में जीने वाले आदमी थे वो। उसके बाद उस इलाके का जो पुलिस कमिश्नर था, वो जानता था कि गांधी जी को, कि यही वो गांधी जी है जो साउथ अफ्रीका में इतना हंगामा मचा के आया है। तो यहाँ जब आया है तो यह चुप थोड़े रहेगा ये, है ना। आपसे बच्चों को बहुत सारा फिल्म देखे होंगे, तो उस फिल्म में देखिएगा कि जो मेन गुंडा होता है वो पूरे इलाके को मार पिटाई करके उसका सबको अपने कब्जे में कर लेता है। उसके बाद हीरो आता है, ताला झाड़ते हुए, गाना गाते हुए बाइक पर, मैं आ गया, मैं आ गया। तो गुंडा का काम खड़ा हो जाता है कि ये जो आया है आदमी, ये परेशान हो करेगा। तो उसी प्रकार से उस इलाके में जितने अंग्रेज लोग थे जो गांधी को जानते थे, उसका काम खड़ा था कि आदमी कुछ न कुछ यहाँ जरूर हंगामा करेगा। इसलिए पुलिस कमिश्नर जो कि जानते थे गांधी जी को, वो गांधी जी को बुलाए। वो भी अंग्रेज थे, पुलिस कमिश्नर भी अंग्रेज थे, अपने ऑफिस में बुलाए। तो पुलिस लोगों से थोड़ा डर गाँव वालों को पहले भी था, आज भी है। तो सारे गांव लोग जो हैं, किसान मजदूर, गांधी जी के पीछे हो लिए।